नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी इतिहास के अंतर्गत शुंग और सातवाहन वंश। इससे पहले हमने महाजनपद काल और मौर्य काल पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं शुंग और सातवाहन वंश। ये बेसिकली मौर्योत्तर काल का पार्ट है। किसका? मौर्योत्तर काल, मौर्य काल के बाद वाला पार्ट। इसमें हम दो प्रकार के राजवंश पढ़ते हैं, पहला देशी मूल के और दूसरा विदेशी मूल के। देशी मूल में चार प्रकार के राजवंश आते हैं, शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी। और विदेशी मूल की बात करें तो उसमें भी चार आते हैं। कौन कौन से? हिंद यूनान, शक, पल्लव और कुषाण। तो इन चारों में से जिनका संबंध, इन दोनों प्रकार के राजवंशों में से जिनका संबंध एमपी के इतिहास से होगा हम सभी को पढ़ेंगे और जिनका संबंध नहीं होगा उनको हम नहीं पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम जो पढ़ने वाले हैं वो है शुंग और सातवाहन वंश। कण्व वंश हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है एमपी के इतिहास से। तो शुरुआत करते हैं। देखिए बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे मौर्य काल के बाद, जो पुष्यमित्र शुंग ने जो शुंग वंश की स्थापना करी है, तो कैसे स्थापना करी है और इसके बाद इनके बारे में क्या फैक्ट हैं, इसके बाद कौन से राजा हुए हैं और किसके समय क्या महत्वपूर्ण घटना घटी है, अंतिम शासक कौन हुए हैं और सातवाहन वंश की स्थापना कैसे हुई है और सातवाहन वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं, इनके बारे में क्या क्या फैक्ट हैं और किसके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जो क्रम रहा है, बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं ये मौर्योत्तर काल है, ठीक। तो इसका जो क्रम की बात करें, मौर्य काल, इसके बाद शुंग वंश आया, फिर कण्व वंश आया, इसके बाद सातवाहन, ये क्रम है, ठीक। अब देखिए मौर्य काल के बाद शुंग वंश आया, तो वो कैसे आया? देखिए जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे बृहदत्त, ठीक। तो बृहदत्त के जो सेनापति थे उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, ठीक। चलिए अब इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी विदिशा। अच्छा, बेसिकली हम जो बात कर रही है मगध महाजन की बात हो रही है, मगध महाजन के सिंहासन की बात हो रही है। मगध महाजन पे सिंहासन पे पहले मौर्य काल था, इसके बाद शुंग वंश आया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि मगध साम्राज्य की बात हो रही है। तो जो शुंग वंश की राजधानी थी विदिशा। देखिए मौर्य काल में मौर्य साम्राज्य में जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र, और जैसे ही शुंग वंश आया तो इन्होंने राजधानी अपनी चेंज की है और इन्होंने राजधानी कर दी विदिशा, ठीक है। पाटलिपुत्र से इसको चेंज किया है विदिशा में, तो आपको ध्यान रखना है। तो शुंग वंश की राजधानी थी विदिशा और मौर्य साम्राज्य का मध्यवर्ती भाग। जब पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य को अपने कब्जे में लिया, इसको समाप्त किया और शुंग वंश की स्थापना करी, तब ये मध्यवर्ती भाग ही ले पाए थे। क्योंकि उस समय क्या था कि दक्षिण में यानी महाराष्ट्र वाले हिस्से में, नासिक वाले पार्ट में सातवाहन वंश और जो पूर्व वाला भाग है यानी उड़ीसा वाला भाग है, वहाँ पे चेदी वंश का उदय हो रहा था। ऐसे में इनके लिए साम्राज्य का विस्तार करना काफ़ी मुश्किल था, इसीलिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मौर्य साम्राज्य का मध्यवर्ती भाग ही अपने कब्जे में ले पाए थे, ठीक। इसके बाद जो पुष्यमित्र शुंग हैं, इन्हें बौद्ध धर्म का विनाशक या संरक्षक भी कहा जाता है। इन्हें बौद्ध धर्म का संरक्षक और विनाशक भी कहा जाता है। अब क्यों कहते हैं? तो प्री और मेंस ये दोनों में क्वेश्चन आ सकता है कि किसको बौद्ध धर्म का संरक्षक और विनाशक कहते हैं। ये प्री का हो गया। मेंस में आता है क्वेश्चन कि इन्हें क्यों कहा जाता है, ठीक। अब देखिए कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो पुष्यमित्र शुंग है, इन्होंने 1000 भिक्षुओं को मारकर इन्हें सरयू नदी में फेंकवा दिया था। 1000 भिक्षुओं को मारकर सरयू नदी में फेंकवा दिया था, ठीक है। तो इसलिए इन्हें बौद्ध धर्म का विनाशक कहते हैं। हालांकि ये सच्चाई नहीं है ये। और इसके बाद इन्हें संरक्षक भी कहते थे। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने सांची और भरूच के स्तूप में तोरण द्वार का निर्माण करवाया था। किसका? सांची और भरूच स्तूप में तोरण द्वार का निर्माण करवाया था, इसलिए इन्हें बौद्ध धर्म का संरक्षक भी कहते हैं। तो विनाशक क्यों कहते हैं और संरक्षक क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन मेंस का है। और किसे कहते हैं तो ये क्वेश्चन प्री का है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले शासक होते हैं अग्निमित्र। जो अगले राजा हुए वो अग्निमित्र हैं। इनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इनके बारे में जानकारी जो कालिदास हैं उनकी रचना है मालविका अग्निमित्रम। तो कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और ये विदिशा के शासक थे। कहाँ के शासक थे? ये विदिशा के शासक थे। तो दो इनके बारे में फैक्ट हैं।
चलिए इसके बाद देखें जो इनके बाद कई शासक हुए हैं जो अपने लिए काम के नहीं हैं। इसके बाद 9वें नंबर के शासक हुए हैं, ठीक है। पहले कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद 9वें नंबर के हुए हैं भागभद्र। भागभद्र इनके शासक। इनके शासनकाल में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस, कौन? हेलियोडोरस इनके शासनकाल में भारत आए थे और इन्होंने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करी है। इन्होंने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करी है। इसके संबंध में क्वेश्चन आता है कि इसका संबंध किस धर्म से रहा है, तो गरुड़ स्तंभ का संबंध भागवत या वैष्णव धर्म से रहा है, ठीक है। गरुड़ स्तंभ बेसिकली भगवान विष्णु को समर्पित है। तो किसने इसकी स्थापना करी? पहला क्वेश्चन, ये कहाँ पर है? विदिशा में है। और ये किस धर्म को समर्पित है और किस भगवान को समर्पित? तो ये 4 से 5 क्वेश्चन इससे बनते हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। अब ये जो हेलियोडोरस है किसके शासनकाल में भारत आया था, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आता है। चलिए इसके बाद जो शुंगों ने यवनों को यानी यूनानियों को हराया था, ये क्वेश्चन भी आता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि शुंगों ने यूनानियों को किस नदी के किनारे हराया था? इसका आंसर है काली सिंध, जो कि चंबल की सहायक नदी है। तो शुंगों ने यवनों को काली सिंध नदी के किनारे पराजित किया था, हराया था। ये क्वेश्चन भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अंतिम शासक होते हैं देवभूति। तो देवभूति के अधिकारी जिनका नाम था वासुदेव कण्व। तो वासुदेव कण्व ने देवभूति की हत्या करी और कण्व वंश की स्थापना करी, ठीक है। तो देवभूति अंतिम थे और वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना करी है। अब चूंकि कण्व वंश के बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती है एमपी के इतिहास से संबंधित, इसलिए इसे हम नहीं पढ़ेंगे। अगर थोड़ी सी बात की जाए तो कण्व वंश में 4 राजा हुए हैं। सबसे प्रथम राजा थे आपके वासुदेव कण्व और अंतिम राजा थे सुशर्मा। कौन थे? सुशर्मा। तो सुशर्मा के अधिकारी जिनका नाम था सिमुख। क्या नाम था? सिमुख। तो सिमुख ने सुशर्मा की हत्या करी और सातवाहन वंश की स्थापना करी। तो ये क्रम समझ पा रहे हैं आप? देवभूति के बाद कौन आया? वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना करी। अंतिम शासक इनके हुए सुशर्मा। सुशर्मा के अधिकारी सिमुख ने सुशर्मा की हत्या करी और सातवाहन वंश की स्थापना करी, यानी सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था सिमुख। अब देखिए जो सातवाहन वंश है तो पुराणों में ऐसा कोई नाम सुनने में नहीं आता है। पुराणों में आंध्र शासन नाम सुनने में आता है। कौन सा? आंध्र शासन। तो सातवाहन वंश सुनने में नहीं आता। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि पुराणों में सातवाहन वंश को किस नाम से बोला गया है, तो उसका आंसर होगा आंध्र शासन। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका वंश आता है सातवाहन वंश। चलिए अब देखिए सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान, नासिक के पास। कहाँ पर? महाराष्ट्र में जो नासिक आता है वहाँ पर इनकी राजधानी थी। देखिए ये भारत का मैप है। इसमें देखें आप, ये इसमें 3 मैंने बनाए हुए हैं। ये आपका शुंग है विदिशा में, एमपी में जो आपका विदिशा आता है वहाँ पर शुंग वंश की स्थापना हुई है। और इसके नीचे दक्षिण में महाराष्ट्र में नासिक के पास प्रतिष्ठान में इनकी राजधानी थी और यहाँ पर सातवाहन वंश की स्थापना हुई है। और इसके पूर्व में चेदी वंश की स्थापना हुई है, यानी आपका जो उड़ीसा वाला पार्ट है वहाँ पर चेदी वंश था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आपका नेक्स्ट आपका वंश आता है सातवाहन वंश। अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है चीनी यात्री हुएनसांग से। अब हुएनसांग ने बताया है कि इनका शासन दक्षिणी कौशल पर भी था। दक्षिणी कौशल बेसिकली छत्तीसगढ़ और जो उड़ीसा वाला पार्ट है उसे दक्षिणी कौशल कहा जाता है। तो वहाँ पर इनका शासन था। इसकी जानकारी चीनी यात्री हुएनसांग से प्राप्त होती है। अब सातवाहन वंश की बात करें तो इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। देखिए इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी जो कि नासिक के पास वाला क्षेत्र है। और इनके संस्थापक थे सिमुख। सिमुख को भृत्य भी कहा गया है। सिमुख को भृत्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन भी आता है कि सिमुख को और किस नाम से जाना जाता है या भृत्य किस शासक को कहा गया है, तो सिमुख को कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमुख के बाद आते हैं शतकर्णी प्रथम। शतकर्णी प्रथम महत्वपूर्ण राजा हुए। सातवाहन वंश के प्रथम महत्वपूर्ण राजा कौन थे? शतकर्णी प्रथम। सांची स्तूप के द्वार पथ पर इनका नाम लिखा हुआ है। सांची स्तूप के द्वार पथ पर किसका नाम लिखा हुआ है? तो शतकर्णी प्रथम का नाम लिखा हुआ है। अब इनके संबंध में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इनके संबंध में जानकारी नाना घाट अभिलेख जो कि नासिक के पास है वहाँ से प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन बनता है कि ये किसका अभिलेख है? तो ये शतकर्णी प्रथम की जो वाइफ हैं नागनिका
इनका अभिलेख है। किसका अभिलेख है? नागनिका का। और नागनिका शतकर्णी प्रथम की वाइफ है, तो इनका अभिलेख है नानाघाट अभिलेख। 2 से 3 फैक्ट यहाँ से कवर होते हैं कि नानाघाट अभिलेख कहाँ पर है, नासिक के पास है, ये किसका अभिलेख है और इससे किसकी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक शासक होते हैं हाल, और हाल की पुस्तक है गाथा सप्तशती, जो कि प्राकृत भाषा में है। ठीक है, तो गाथा सप्तशती किसकी पुस्तक है और ये किस भाषा में लिखी गई? तो प्राकृत भाषा में, प्राकृत लिपि में लिखी गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें, हाल के बाद आते हैं गौतमी पुत्र शतकर्णी। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि ये सबसे महत्वपूर्ण राजा हुए। प्रथम महत्वपूर्ण राजा कौन थे? शतकर्णी प्रथम। और सबसे यानी सातवाहन वंश में सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन से थे? तो गौतमी पुत्र शतकर्णी। ठीक है, दूसरा फैक्ट है कि नाम के आगे माँ का नाम, ये पहले शासक हुए भारत में जिन्होंने अपने नाम के आगे माँ का नाम जोड़ा। गौतमी पुत्र शतकर्णी, इनका नाम था शतकर्णी और इनकी माँ का नाम था गौतमी, तो गौतमी पुत्र शतकर्णी। तो ये पहले शासक थे जिन्होंने अपने नाम के आगे माँ का नाम जोड़ा। ठीक है, चलिए अब भूमिदान की शुरुआत की। सातवाहन वंश ने भूमिदान की शुरुआत करी, और सातवाहन वंश के अंदर बात की जाए तो गौतमी पुत्र शतकर्णी ने भूमिदान की शुरुआत करी है, और सबसे पहले इन्होंने ब्राह्मणों को भूमिदान दिया था। दोनों क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले किसने शुरुआत करी भूमिदान की और सबसे पहले किसे दान दिया गया था, दोनों क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बारे में दूसरा फैक्ट है कि इनकी जो विजय है, इनके विजय के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इनकी माँ जो है गौतमी बलश्री, तो इनके पूना और नासिक के शिलालेख से इनकी विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इनकी विजय कहाँ कहाँ हुई है? तो अनूप, अकार और अवंती। अनूप यानी निमाड़ वाला पार्ट, अकार यानी पूर्वी मालवा क्षेत्र, और अवंती यानी पश्चिमी मालवा क्षेत्र। तो इन 3 क्षेत्रों में इन्हें विजय प्राप्त करी है, और इसकी जानकारी हमें गौतमी बलश्री के पूना और नासिक शिलालेख से प्राप्त होती है। चलिए ये 4 क्वेश्चन, ये 4 पार्ट हमने, जो 4 फैक्ट हैं हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट शासक हुए हैं वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, फिर हैं वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, शिव स्कंद सातकर्णी या शतकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी या शतकर्णी अंतिम शासक हुए। सातवाहन वंश के प्रथम शासक थे सिमुक, और अंतिम शासक थे यज्ञश्री सातकर्णी या शतकर्णी। सातकर्णी शतकर्णी एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अब बात करते हैं सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए। कुछ सिक्के प्राप्त हुए तो क्वेश्चन आता है कि सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किसके? तो जो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी हैं, इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं भिलसा यानी विदिशा से और देवास से। ठीक है, और जो यज्ञश्री सातकर्णी हैं, इनके सिक्के बेसनगर यानी विदिशा, तेवर और देवास से प्राप्त हुए हैं। और सीसे के सिक्के ये त्रिपुरी से प्राप्त हुए हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। इसके बाद रोम के सिक्के प्राप्त हुए हैं आवा और चकरबेड़ा। अब देखिए रोम के सिक्के प्राप्त हुए हैं तो इससे ये ज्ञात होता है कि इनका संबंध रोम से भी रहा होगा, यानी सातवाहन वंश के समय इनका संबंध रोम से भी रहा होगा। इस सिक्के के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं इनसे जानकारी प्राप्त होती है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो आज हमने शुंग और सातवाहन वंश पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम प्रयास करेंगे कि स्पीड से वीडियो लाए जाएं और आपका सिलेबस पूरा किया जाए। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।